नमस्कार, मैं हूं दिशा बिष्ट और आज हम बात करेंगे देश में कोरोना के बाद आर्थिक असर की। बात करेंगे राहुल की सलाह की। आखिर राहुल ने अर्थशास्त्र नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से क्या क्या बात हुई, ये भी जानेंगे। कोरोना को लेकर देश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। पहले से ही बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना मुश्किल है। देश लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल है। इसलिए सभी लोग अपने अपने तरीके से आर्थिक सलाह ले रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए क्या करना चाहिए। कोरोना के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से बातचीत की और इस दौरान कोरोना महामारी के इकोनॉमी पर असर और उससे निपटने के उपायों पर करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। दोनों ने अर्थव्यवस्था की चुनौतियों, कोरोना संकट से निकलने को लेकर मंथन किया। नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने इस दौरान सलाह दी कि लोगों के हाथ में कैश पहुंचाने की जरूरत है और ऐसे में इस वक्त कर्ज को माफ करना चाहिए। बनर्जी ने कहा कि कोरोना के आर्थिक असर को देखते हुए हमने अभी तक बड़ा आर्थिक पैकेज घोषित नहीं किया है। जो पैकेज दिया गया है वो जीडीपी के 1% के बराबर है, जबकि अमेरिका 10% तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए ज्यादा राहत देने की जरूरत है। देश में आर्थिक संकट से कैसे निपटेगी सरकार? चौपट हो चुकी अर्थव्यवस्था को सरकार पटरी पर कैसे लाएगी? क्या अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी की सलाह मानेगी सरकार और क्या कांग्रेस से सरकार सलाह लेगी? इस सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी की मार झेल रही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को देश की एक बड़ी आबादी के पास पैसे पहुंचाने होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कोरोना संकट और अर्थव्यवस्था पर बातचीत के दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने ये बातें कही। राहुल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा के दौरान बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सरकार को अमेरिका और कुछ अन्य देशों की तरह बड़ा प्रोत्साहन पैकेज देना होगा ताकि लोगों के हाथ में पैसे जाएं और बाजार में मांग बढ़ सके। That we need a stimulus package. We really haven't decided on a large enough stimulus package. We're still talking about 1% of GDP or something. The US has gone for 10% of GDP. But there's a sense in which I think we have to, the MSME sector, mostly the easier. We have done one thing that I think is wise, which is to kind of put a moratorium on debt payments. I would say we could do more than that. ये कोई नई बात, नया सुझाव नहीं है। मुझे लग रहा है कि राज्य जो संघीय व्यवस्था है, हम लोग राज्य सरकारों को महत्व देते हुए और उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए एक बेहतर समन्वय क्या हो सकता है और समय समय पर जो स्वास्थ्य मंत्रालय का, गृह मंत्रालय का जो एडवाइजरी जारी की जाती है वो उनको सुझाव दिए जाते हैं। अनुपालन तो उनको करना है, राज्य सरकार को ही। राहुल गांधी के साथ बातचीत में अभिजीत बनर्जी ने कहा, अगर हर किसी को पैसा पहुंचाना है तो उसके लिए एक वातावरण बनाना होगा। जिसके पास खाता है उसे पैसा मिल सकता है, लेकिन अगर किसी के पास बैंक खाता ही नहीं है तो उसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा। ऐसे में राज्य सरकारों को अधिक से अधिक मदद देनी होगी ताकि किसी तरह से आम लोगों तक पैसा पहुंच पाए। Whether it's to the poorest people, that's more debatable. I would argue for a broader, because I think targeting is extremely costly. That if we gave them some money, well, some of them will not need it, but fine, they'll spend it, and if they spend it, that will have stimulus effect. So the only place where maybe I'm more aggressive than you are in that sentence is that I think I would go beyond the poorest. This is the second in the series of Rahul Gandhi talking on economics. I can't understand what he knows about economics. And Abhijit Banerjee was again the same repetitive record that was being played, that ration card should be people should be given food rations, dry rations without ration card. Already the central government has issued the notification and SDRF fund is being accessed by the district administration to distribute rations without ration cards. And so there is nothing new about that he is suggesting. बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बड़े फैसले भले ही केंद्र सरकार ले, लेकिन लॉकडाउन या जमीनी फैसलों को राज्य सरकार को लेने दिया जाना चाहिए। मौजूदा सरकार अलग हिसाब से चल रही है और केंद्र से ही फैसला किया जा रहा है। चर्चा के दौरान नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा कि केंद्र को गरीबों के लिए नई योजना लाने की जरूरत है, वहीं राज्यों और जिला प्रशासन को गरीबों को लेकर सीधा लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है।
अभिजीत ने कहा कि आज भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लोग नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे में आज जरूरत है कि उन लोगों तक भी मदद पहुंचाई जाए। इस वक्त रिस्क लेने की जरूरत है क्योंकि ये समय की मांग है। राहुल गांधी ने पूछा कि 6 महीने के बाद जब बीमारी चली जाएगी तो अर्थव्यवस्था पर क्या होगा। इस पर अभिजीत बनर्जी ने कहा कि अभी सबसे बढ़िया तरीका है कि लोगों का कर्ज माफ कर दिया जाए और लोगों को नकदी दी जाए। इसी तरह लोगों को ताकत दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और आज राहुल गांधी ने अर्थशास्त्र नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से बात की और कोरोना को लेकर देश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। पहले से ही बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना मुश्किल है और देश में लॉकडाउन है और सब कुछ बंद पड़ा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को संभालना एक मुश्किल काम है। इसलिए सभी लोग अपने अपने तरीके से आर्थिक सलाह दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या करना चाहिए। कोरोना के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से भी बातचीत की और इस दौरान कोरोना महामारी के इकोनॉमी पर असर और उससे निपटने के उपायों पर करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच चर्चा हुई। दोनों ने अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को कोरोना के संकट से निकलने को लेकर मंथन किया। नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने इस दौरान सलाह दी कि लोगों के हाथ में कैश पहुंचाने की जरूरत है। और चर्चा में हमारे साथ गेस्ट हमारे जुड़ चुके हैं। आपका परिचय कराना चाहूंगी मैं गेस्ट से। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, ये ट्रेड एक्सपर्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एपीएन पर। हमारे साथ जीपी श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, आप पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सीआईआई के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एपीएन पर। हमारे साथ मुकेश मोहन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आप एमएसएमई एक्सपर्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है जीपी श्रीवास्तव जी आपसे कि लॉकडाउन के कारण व्यापार बंद हो चुका है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में क्या अगला कदम होना चाहिए जिससे देश की गिरती अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके और दोबारा पर पटरी पर लाया जा सके? पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं चीफ एडवाइजर एसोसिएट कर रहा हूँ न कि सीआईआई का। आपके प्रश्न पर आते हुए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, इसी चैनल पर मैंने कहा था कि जरूरी है कि हम जान भी बचाएं और जहान को भी बचाएं। जहान का मतलब इकोनॉमी है जी। तो आप जो है दोनों को जोड़ के ही देखेंगे तभी ये काम चल सकेगा, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी है जान बचाना। इकोनॉमी रिवाइव कर सकती है लेकिन गई हुई जान को आप रिवाइव नहीं कर सकते हैं। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हम इस पर बात करना चाहेंगे कि देखिए, ग्रेजुअली ही आप इसको रिवाइव कर सकते हैं। आप एकदम से सिंगल स्ट्रोक में पूरी इकोनॉमी को किक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है तो ये कोरोना की वजह से बड़ी सीरियस है। और यहाँ पर आज भी आपने रेड जोन बनाए हैं, ऑरेंज जोन बनाए हैं या येलो जोन कहिए या ग्रीन जोन बनाए हैं, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ग्रेजुअली धीरे धीरे शुरू हो रही है। सवाल इस बात का है कि हमें मैं मिस्टर बनर्जी से एग्री करता हूँ कि आपको मनी सप्लाई तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और जब मनी सप्लाई बढ़ाना तो इसलिए रिजर्व बैंक ने आपने देखिए कि रिपो रेट को घटाया है ताकि मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सके। 1 लाख रुपए उन्होंने कम भी किए हैं और अभी भी आप देखिए कि दूसरी फिर से इकोनॉमिक पैकेज देने की बात चल रही है। तो आपको इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई एट अट्रैक्टिव एंड कन्वीनियंट रेट को एमएसएमई, एग्रीकल्चर, फार्मर और अल्टीमेटली जो बिग कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनको देना ही पड़ेगा जी। लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखें कि जिनको दिया जा रहा है, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक इस बात का नहीं रखता हूँ बनर्जी साहब से कि उनका कहना कि आप 10,000 रुपए लोगों के हाथ में दे दीजिए, उनको खर्च करने दीजिए। आप देखिए, इधर आपने शराब खोली है, लोगों की लाइन लग गई है, राशन के लिए कम भीड़ है, शराब के लिए ज्यादा भीड़ है। तो अगर इस पैकेज का इस तरह इस्तेमाल कॉमन मैन को अगर आप देंगे तो इसका दुरुपयोग होगा। उसी जगह आप एमएसएमई है, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, या इस तरह से आप ग्रेजुअली इनको सपोर्ट करते हैं और लोगों की नौकरी या व्यवसाय बढ़ाते हैं ग्रेजुअली, तो अपने आप मनी सप्लाई भी आएगी, डिमांड भी बढ़ेगी। तो जो सप्लाई आप मनी बढ़ा करके डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, मेरे विचार से आपको मैन्युफैक्चरिंग या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको लोगों को रोजगार देना होगा। रोजगार देने के लिए आपको एमएसएमई सेक्टर जो कि बहुत प्रभावशाली होगा, आप जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 80 से 90% लोग काम करते हैं, तो इसको आपको लेना पड़ेगा।
और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप जो भी आज कर रहे हैं, आप कल को जो भी आप डिसीजन लेंगे, इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, इट हैज टू बी इकोनॉमिकली वायबल। और बाद में ये कहना आसान है कि आप 10-10 हजार रुपए दे दीजिए लोगों को, कुछ उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि इसका मिसयूज भी होगा, आप उस मिसयूज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सही नहीं होगा। मेरा अपना विचार है कि आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए इंडियन मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अमेरिकन मॉडल जिसकी वो बात कर रहे हैं कि जो 10% जीडीपी का इकोनॉमी में पंप कर रहे हैं पैसा, हमारे पास आरबीआई के पास ही देखिए तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए जो है पार्क में रखा हुआ है। फसल हमारी अच्छी है, खाद्यान्नों कोई कमी नहीं है। तो हमें पहली बात ये है कि ये करना है कि लोगों को पैसा, लोगों को, छोटे कर्मचारियों को, कामगारों को मिले उनकी मजदूरी या तनख्वाह के रूप में, और छोटे उद्योग जो है वो तुरंत इसमें रोजगार बढ़ा सकते हैं। और रोजगार बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। मेरे ख्याल से ये मॉडल इंडिया के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जी सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ अजय कौल जी एपीएन एडिटर भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल सर मुकेश मोहन गुप्ता सर से है। सर, कृषि क्षेत्र की बात हो रही है कि कृषि को अगर हम बढ़ावा देंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी सही हो जाएगी। सर, कृषि अगर हमारी सही रहेगी, कितना हमारा जो गिरावट आई है इकोनॉमी में, कितना उससे फायदा होने वाला है उसको? सेक्टर सभी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हमारा किसान भाई हो या हमारा एमएसएमई सेक्टर हो। लेकिन अभी जैसे श्रीवास्तव साहब भी बोल रहे थे, मेरा भी मानना ये है कि इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम अपने आप को बचा लें। क्योंकि जब अगर कहीं आग लग रही हो उस समय हम कहें कि भैया हम देख लें, हमारे तिजोरी पे कुछ पैसा रखा है, हमारे कुछ कपड़े रखे हैं, वो भी उठा लें, वो थोड़ा मुश्किल काम है। अभी मुझे लगता है कि जैसे हमने देखा, थोड़ा सा अगर ये ढील दी गई और जिस तरह से 2000 पर डे करीब बढ़ रहे मरीज का, हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में लगभग जो फिगर है बढ़ने की 4000, तो मुझे लगता है कि अभी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी तो किसान, चाहे वो खेती हो या एमएसएमई सेक्टर हो, हम देख रहे हैं कि अभी समस्याएं बहुत, जैसे ढील दी गई एमएसएमई सेक्टर चला लो। हमने जब बात करी जो एमएसएमई थे, उन्होंने कहा कि अभी हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो पास लेना है वो कहाँ से लेना है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो सकती है। फिर सबसे बड़ी बात अभी हो गई है कि जो मजदूर है उनमें बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। मतलब एक तरफ क्या होता है कि जो भी एमएसएमई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उनमें हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई स्किल होती है, किसी ना किसी स्किल लेबर की जरूरत होती है। अनस्किल लेबर को तो मैं कहूंगा कि कोई आदमी नहीं भी रख सकता है, लेकिन जो स्किल लेबर है वो हमें, अगर लेबर वो चली गई हमारी बाहर, जिस भी जगह पर वो इंडस्ट्री है वहां से दूसरी जगह चली जाएगी, उस तरह का स्किल लेबर को दोबारा से ट्रेन करना शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंडस्ट्री के लिए, जो हम अभी शायद इसको अभी उतना नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर ये जो लेबर हमारी घटी गई और ये जो नंबर है वो बहुत बड़े हैं, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, अगर इतने लेबर चले जाएंगे बाहर, उनमें से बहुत सारे जो लेबर्स हैं ऐसे होंगे जो स्किल्ड या सेमी स्किल्ड है, वो तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत चैलेंज होगा। दूसरा जो बात हो रही है कि मैं ऐसे समझता हूँ कि बैंक्स की फाइनेंस की या बैंक की, उसकी तो अलग बात है। अभी जो एमएसएमई है उनका बहुत सारा पैसा अटका पड़ा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, पीएसयूज के पास या लार्ज सेक्टर के पास। उन्हें ये चाहिए कि ये जो लेट पेमेंट प्रॉब्लम है इसका तुरंत निपटारा होना चाहिए। अगर ये पैसा एमएसएमई मिल जाए तो मैं समझता हूँ शायद उनको बार-बार ज्यादा बैंक के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैंकों की भी हम स्थिति इस समय समझ सकते हैं कि जब इंडस्ट्री चल नहीं रही है, टर्नओवर कम हो गई है, प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, तो वो भी कितने लोगों को ले दे पाएंगे, ये भी शायद चैलेंज रहेगा बैंक के सामने। जी सर, जो एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो जो लेबर का और वेजेस का जो पेमेंट है, वहां सब लोग इस बुरी तरह से फंस गए हैं शायद, मुझे लगता है। क्योंकि देखिए जो एमएसएमईज हैं उनके पास क्या होता है, इनफ्लो आउटफ्लो का हर महीने का चक्कर होता है। यानी जब वो उसका सामान बेचते हैं, उससे पेमेंट आता है, उससे पूरे महीने का खर्चा करते हैं, फिर वो इंतजार करते हैं कि हम अपना सामान बनाएं, उसको बेचें, उससे पैसे आए और उसी से वो सारे खर्चों का पेमेंट करते हैं।
कोई भी एमएसएमई या छोटा स्मॉल जो बिजनेस है उसके पास इतना रिजर्व नहीं होता कि वो सोचे कि 2-3 महीने 4 महीने वो सैलरी पूरा देता रहे और उनको बिल्कुल ना हो। जैसे हमने देखा सरकार है, अब ये दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई हमारे पास जो 3500 करोड़ आते थे उसकी जगह 3000 करोड़ आए, तो हमने शराब की दुकान खोल दी है जहां पे पैसा। एमएसएमई है, इनके पास तो कोई ऐसा प्रोसेस या कोई ऐसा सोर्स है नहीं कि वो कहेंगे अच्छा चलो भाई यहाँ से हमारा माल दिखे या हम जो सर्विस दे रहे हैं उसका पैसा हमें नहीं आ रहा है, तो हम वो तो कोई शराब की दुकान नहीं खोल सकते ना, वो तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जहां से इन्फ्लो आ जाए वो पैसा दे दे। तो मुझे लगता है कि अभी इस बारे में पूरी अच्छी तरह से ध्यान देने की जरूरत। खाली ये कहना कि भाई आपको ये देने पड़ेगा अगर किसी के पास पैसा है कि नहीं, क्योंकि रिजर्व नॉर्मली एमएसएमई के पास नहीं होते, ये हमने देखा है। ऐसा नहीं होता कि जो उनकी लिमिट है, जो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज है जो बैंक से उन्होंने ले रखी है, वो हमेशा उनकी पूरी यूटिलाइज होती है। उनके पास कहीं और कोई एफडी या कोई करंट अकाउंट में पैसा नहीं होता। उनके पास जो सोर्स होता है वो अपना जो उन्होंने लगा चुके हैं वो, और या जो बैंक से लिमिट उनकी है वो। आप किसी एमएसएमई को देख लीजिएगा, वैसे तो लार्ज कॉर्पोरेट में भी ऐसा होता है, पर खास तौर से एमएसएमई में जो उनकी बैंक से लिमिट है वो पूरी यूटिलाइज है। तो पैसा है ही नहीं बैंक में, तो पैसे देंगे कहाँ से देंगे, बड़ा सवाल। जी सर, बड़ा सवाल यही है। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप गुप्ता जी, सर मेरा सवाल आपसे है, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने ये कहा है कि लोगों के हाथ में कैश दे दीजिए, कंपनी को दिवालिया होने से बचाइए, उनको उनका कर्ज माफ कर दीजिए। सर क्या इन सुझावों से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सुधर पाएगी? देखिए, मुकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। पैसा हम ऐसे नहीं बांट सकते किसी को भी। हमें आज देखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस जो है वो हर कंट्री मान रही है, वो एकदम जाने वाला नहीं है। हमें इसमें जीना पड़ेगा। अभी जो हालत नजर आ रहे हैं हमें आगे का भी देख के चलना पड़ेगा। हमें जो है रोजगार के साधन उपलब्ध कराने ही पड़ेंगे। तो रोजगार के अंदर जो एमएसएमई सेक्टर हमारा है, जो असंगठित क्षेत्र है, हम कहीं ना कहीं हमें, जैसे आपने इनकी पूरी बातें सुनी, राहुल गांधी की अभिजीत जी की बात सुनी आपने कि इंडोनेशिया के अंदर भी इन्होंने जिस तरीके से पैसा अगर दिया भी है, कुछ समाज के भी संगठनों को भी लिया है। डेलीगेशन ऑफ पावर बढ़ानी पड़ेगी हमारे को, हर जिले के ऊपर, राज्य के ऊपर। हमें राज्य के ऊपर जिस तरीके सरकार की पॉलिसी चल रही है, राज्यों को पावर ज्यादा देनी पड़ेगी, जिला अधिकारी को पावर ज्यादा देनी पड़ेगी, सामाजिक संगठनों को लेकर चलना पड़ेगा आज के हालत में। उसके बाद में जो पैसे का विकेंद्रीकरण है वो खास तौर से हमें विनिवेश के, और कि हमें जो असंगठित क्षेत्र है या जो हमारे एमएसएमई या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि उन इंडस्ट्री के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। व्यापार की और हमें बहुत, जो भी हमारी हिसाब से लेबर चली गई है। देखिए अभी सरकार के फैसले ऐसे रहे हैं बड़े तरीके से, जो लेबर में काम कर रही थी हमने 3 लाख आदमी बाहर भेज दिए, तो वो जो डिजिटल लगता है कि इतनी जल्दी जो है व्यापार को या सरकार की योजना नहीं है। अभी हम ही समझ पा रहे हैं कि सरकार की सोच क्या है कि आप लॉकडाउन खोलना चाह रहे हो और आप लेबर को बाहर भेज रहे हो। तो मेरे हिसाब से तालमेल राज्यों का, सरकार का, केंद्र सरकार का आपस में बहुत अच्छा होना चाहिए और हर एक को विश्वास में लेकर चलना चाहिए, चाहे व्यापारी हो और चाहे विपक्ष के नेता हो। इस समय जो हालात चल रहे हैं विश्वास में लेकर चलिए, डेलीगेशन पावर बढ़ाइए आप और पैसा बांटिए, लेकिन जो जरूरत है पैसा का बांटने करेगा ऐसा होना चाहिए आपको, कि ये नहीं कि आपने जो जहां जो बिल्कुल नीडी है, जैसे आपके पास आज केवल रिकॉर्ड में कुछ आदमी है, लेकिन काफी आदमी ऐसे हैं जो जरूरतमंद हैं, उनका रिकॉर्ड ही नहीं है आप पे, ना मनरेगा में है, ना उज्ज्वला योजना में है, ना आपके राशन कार्ड में है। तो आपको अस्थायी, जैसा कि और कंट्री में भी करा है, अस्थायी रूप से आपको उनको चुनना पड़ेगा। वो आप समाज के स्तर पर चुन सकते हैं, समाज सेवी संस्थाओं को भी आप साथ में ले सकते हो, ताकि पैसा सही आदमी पे जा सके। और इन जो सेक्टर है हमारे, जो व्यापारिक सेक्टर है, जो प्रतिष्ठान जो भी है, उनके अंदर आप कम रेट का पैसा दे सकते हैं, कुछ समय के लिए आप ब्याज माफ कर सकते हैं, कुछ समय के लिए आप व्यापारी के लिए आप क्या बिजली की पैदावार काफी है, बिजली के रेट कुछ समय के लिए कम कर सकते हैं। आपको छूट देनी पड़ेगी, आपको पैसा बाजार में बिखेरना पड़ेगा, तभी व्यापार चल पाएगा, तभी व्यापारी जी पाएगा। दूसरे मेरा एक मानना और है कि व्यापारी के साथ में ऐसे मौके पर जो ब्यूरोक्रेट चाहिए, व्यापारी को कहीं भी ऐसी किसी प्रकार की वेदना, टॉर्चर, इनकम टैक्स की ओर से, वेट की ओर से, जीएसटी की ओर से, किसी भी टैक्स के तरीके से उस पर जो है वो दबाव नहीं होना चाहिए। कुछ समय के लिए आपको राहत देनी पड़ेगी, केवल आप पानी के रेट कम करें, केवल आप ये उसको पैसा कम रेट का दे सकें ब्याज के ऊपर में। बिल्डर इंडस्ट्री को देखिए, बिल्डर इंडस्ट्री से आज सबसे ज्यादा पैसा आता है पेट्रोल से, डीजल से, शराब से और बिल्डर इंडस्ट्री से, जिससे काफी लोग जुड़े हुए हैं। आपको बिल्डरों को भी देखिए ना, दिवालिया होने जा रहे हैं, लेबर चली गई है, तो आपको राहत देनी पड़ेगी ऐसे, तभी आपका काम चल पाएगा, तभी बेरोजगारी को बढ़ने से रोक पाएंगे। तो आपको पैसे का
विकेंद्रीकरण पर ध्यान से करना पड़ेगा, डीडीओ को पैसा देना पड़ेगा और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, एमएसएमई सेक्टर को विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको, तभी आप चल पाएंगे। केवल आप बड़े उद्योगों को मत देखिए, आप बड़े जो हैं जी छोटे उद्योगों को भी देखने की जरूरत है। जी सर, सवाल सर मेरा अजय कौल जी आपसे है। सर, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय भी अभिजीत बनर्जी ने कांग्रेस को न्याय योजना का बताया था, 72,000 प्रति व्यक्ति को देने का, खाते में डालने का। अभी भी ये बात की जा रही है कि लोगों को पैसा दीजिए, उनके खाते में पैसा दीजिए, फैक्ट्री को दिवालिया होने से बचाइए। कितने कारगर साबित होने वाले हैं ये उपाय सर? अभिजीत बनर्जी ने जो बताया है कि जो डीबीटी का, मेनली आई विल टॉक अबाउट डीबीटी इज ए शॉर्ट टर्म मेजर, मे बी इज ए रिलीफ कि आप कितने, अब सरकार के पास खुद ही रेवेन्यू कम हो रहे हैं तो आप उसको कितना, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, अब ओवर द मंथ्स देखो, जब बिजनेस नहीं होगा, जो बिजनेस इज कोलैप्सिंग, जो मैं तो मानता हूँ कि जो स्टार्टअप्स हैं दोज विल बी द मोस्ट अफेक्टेड, जिन्होंने अपने पैसे लगाए, 10 लाख रुपए लगाया, 20 लाख रुपए लगाया, 15 लाख रुपए लगाए, उनने वो अब कोलैप्स हो गए। उन्होंने कुछ अर्निंग नहीं की है एंड दे आर शटिंग शॉप्स। तो अगर वो 10 लोगों को और एम्प्लॉय कर रहे थे वो भी बेरोजगार हो गए, तो उनकी अर्निंग नहीं होती है, या इनकम कम हो रही है, हर जगह मतलब सैलरीज कट हो रही है, चाहे गवर्नमेंट में प्राइवेट में, तो इनकम टैक्स कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो टैक्सेस कम होंगे, तो ये सारा रेवेन्यू बहुत ड्रॉप होने वाला है सरकार को। तो सरकार तो फिर ऐसे में ये डीबीटी जो सिस्टम है ये कब तक सस्टेन कर पाएगा, मेरे ये सवाल है, क्वेश्चन है। दूसरा ये जो है ना कि पैसा देना चाहिए, किसको देंगे, मतलब हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि किसको ज़्यादा नीड है एंड हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट इट, वो कोई मैकेनिज्म, वो कोई क्लियर मैकेनिज्म नहीं है। तो ये एक वेग चीज़ है कि आप डीबीटी कर दीजिए। डीबीटी जो है ये मजदूर है, जो पोरेस्ट पीपल है, बट जो मिडिल सेक्टर है, जो बिजनेस क्रिएट करता था, जो बिजनेसमैन था, स्मॉल टाइम या छोटा मीडियम साइज, जो औरों को एम्प्लॉय करता था, उसका क्या होगा, हाउ विल ही गेट मनी, एंड जब वो ट्रांसलेट नहीं होगा तो एक्टिविटी होगी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगी, तो पैसा जब आएगा नहीं, फ्लो करेगा नहीं मनी, तो हाउ विल इट टर्न द इकोनॉमी अराउंड। मेरे ये क्वेश्चन है, मे बी इकोनॉमिस्ट कैन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मे बी मुकेश गुप्ता जी कर सकते हैं इसके एक्सप्लेन, ये मेरे सवाल। जी प्रदीप गुप्ता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। आज सबसे पहली बात है जान जहान है, हमें अपनी जो लेबर है, भारत की लेबर आज बहुत महंगी नहीं है, इसको बचाना पड़ेगा। नहीं, मैं अभी सर, मैं कहाँ पर आवश्यकता पैसे की, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। मैं अभी, चलो अभी आप रिलीफ देंगे 1 महीने 2 महीने, उसके बाद ओवर ए पीरियड चलेगा ना। बहुत मैं आपकी बात से सहमत हूँ, महीने 2 महीने इंडेक्स से काम नहीं चलेगा। आपको चीन की तरह, आपको देखिए, आप किसी भी देश से सीख सकते हैं। आप ये मत मानिए कि आपका देश मित्र वाला देश है या दुश्मन देश है, कोई भी है, जहाँ अच्छी पॉलिसी है, जब इंडस्ट्री पॉलिसी बढ़िया है, आप उनको एडॉप्ट कर सकते हैं, आप वहां की पॉलिसी दे सकते हैं। आज कोई इंडस्ट्री भी इंडिया में सेटअप करता है तो आपका वन विंडो सिस्टम नहीं है। आप देखिए ना, आपने बहुत सारी डिफिकल्टी पैदा कर रखी है, जो मेरे हिसाब से आज कोरोना वायरस फैल चुका है, बुरी तरह से व्यापारी परेशान है। आपको व्यापारी की वेदना को समझना पड़ेगा, व्यापारी संगठनों को साथ देकर चलना पड़ेगा आपको, और आपको हमारी बराबर सरकार से मांग रही है, अब वन विंडो सिस्टम लेके आइए। आपका वन विंडो सिस्टम अभी तक नहीं हो पाया आपका। आप जमीन दीजिए, आप जो आपने स्टार्टअप दिया, आपका जो मेड इन इंडिया की जो स्टार्टअप की योजना थी वो फेल हो गई। क्यों हो गई? कि आप छोटे छोटे सेक्टरों में सस्ते रेट की जमीन उपलब्ध कराइए, बिजली पानी की सुविधा दीजिए। आपको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, आपको एमएसएमई सेक्टर को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, आपको असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। 65% जिनका आपने आंकड़ा ही नहीं है, आपको ऐसा आधार कार्ड बनाओ कि हर व्यापारी रजिस्टर्ड हो, हर व्यापारी को मान सम्मान मिलता रहे, हर व्यापारी के लिए इंश्योरेंस हो। आपको कहीं ना कहीं इस समय आकर के सारे पक्ष को लेकर चलना पड़ेगा। मैं इस समय ये भी कहना चाहूंगा, आज आपको लड़ाई जीतनी है, बड़ी लड़ाई है, आपको विपक्ष हो, आपको सबको साथ लेकर करना पड़ेगा आपको। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,900 नए केस सामने आ चुके हैं और 195 डेथ हो चुकी है। सर, एक तरफ अर्थव्यवस्था को बचाना है, दूसरी तरफ कोरोना को हराना है। सर, कैसे कोरोना हारेगा इसमें? देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि हम पिछले 2-3 महीने से एक तरह से इस बीमारी से लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से लड़े। और जब थर्ड लॉकडाउन की अनाउंस हो गया था, हम सोच रहे थे कि रेस्ट्रिक्शन बना के रखी जाएगी, लेकिन रेस्ट्रिक्शन ना देकर उन्हें अगले ही दिन
रेड जोन के अंदर उन्होंने शराब की दुकानें, पान की दुकानें ये भी खोल दी, और जो उसकी ऑरेंज जोन था वहां पर भी लिबर्टी दे दी, उधर भी लिबर्टी दे दी। देखिए, मैं मानता हूं कि इस वक्त मजदूरों के लिए या आर्थिक परिस्थितियों को देखना भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है। जो राज्य की सरकार है उनकी जिम्मेदारी होती है कि अर्थव्यवस्था का भी ध्यान दें, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर आपके देश का स्वास्थ्य अच्छा है तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को और भी अच्छा कर लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। तो आज लॉजिक ये दिया जा रहा है कि कम से कम 40% जो रेवेन्यू है उनको शराब से मिलता है, उनका पेमेंट स्टेट की पेमेंट के लिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या गुजरात जहाँ पर शराबबंदी है, बंगाल, बिहार जहाँ पर शराबबंदी है, वो लोग भी तो अपने दूसरे साधनों से अपने वर्कर्स को पी दे रहे हैं बिना शराब की बिक्री के। तो क्या हमारी स्टेट नहीं कर सकती थी जो उन्होंने नहीं किया? अब तीसरी चीज देखिए कि आज एक दिन कल पहला दिन था लॉकडाउन थर्ड का, और सर इतनी लंबी लंबी लाइनें लग गई शराब के ऊपर, जहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं, आइसोलेशन नाम की चीज नहीं, हाइजीन की ना कुछ भी चीज नहीं, मास्क की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप कोरोना से लड़ेंगे? अभी आप सिर्फ 24 घंटे के अंदर आज 3,900 केस आपके पास आ गए, 1,197 लोगों की डेथ हो चुकी है। अगर ये इसी प्रकार से चलता रहा तो आने वाले वक्त को आपसे संभलेगी नहीं। कहीं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश की स्थिति ऐसी ना हो जाए जैसे इटली की हुई, या जैसे हमारे न्यूयॉर्क की हुई, या दूसरे कंट्रीज की हुई। तो ये अब देखिए, एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब भी सरकार 1 रुपया पेट्रोल पे बढ़ाती है तो त्राही मच जाती है। आज 70% उसको प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन मजदूर लोग लाइन लगा के शराब खरीद रहे हैं। जी सर, कि वो क्या करेंगे उसके बाद? जी, आपको उनके लिए सबसे पहले आप उनको सोचना चाहिए, उनको कहीं पर भी रोजगार दीजिए, लेकिन शराब की दुकानें, पान बीड़ी की दुकानें हमेशा वहां पे ड्यूरिंग कोरोना को बंद कर दीजिए अगर आपने इसको कोरोना। और दूसरी बात, स्ट्रिक्टली ऑरेंज जोन को और ग्रीन जोन को स्ट्रिक्टली फॉलो कराइए। हमारे देश की जनता आराम से समझने वाली नहीं है। मैं एक बार नहीं 25 बार टीवी के ऊपर कह चुका हूँ कि ये लोग जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे तब तक नहीं मानेंगे। जब आपने लॉकडाउन कर दिया उसके बाद लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, इधर उधर जाते फिर रहे हैं, तो आपका किस प्रकार का लॉकडाउन रहा? मेरा यह है कि वाकई में दयनीय। और दूसरी बात है, सरकार को टेस्टिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि अभी भी अगर हम अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ टेस्टिंग उस लेवल की नहीं हुई जिस लेवल पे दूसरी कंट्रीज की गई है। लेकिन मैं एज ए डॉक्टर फिर भी कहूंगा कि एपिडेमिक के अंदर जो भी एक फॉर्मूला अपनाया जाता है टेस्टिंग के बारे में, कि वहां पर उसके जो पेशेंट इफेक्टेड कंट्री से आता है, ये कॉन्टेक्ट में होता है, उसका टेस्ट जरूर करते हैं, फिर रैंडम टेस्ट कर लेते हैं। वरना 135 करोड़ की जनता का अगर आप टेस्ट करने लगेंगे तो न जाने कितने साल लग जाएंगे। तो वो फॉर्मूला अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जी सर, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो थर्ड स्टेज में पहुंच सकता है कोरोना? बिल्कुल आप उसी कगार पे खड़े हो गए हो आज आके। इसी वक्त आप देखिए, पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड देखिए, किसी 24 घंटे के अंदर आपके पास 3,900 केस आए। अभी आज से एक हफ्ता पहले तक 1,500-1,200 के बीच में केसेस का नंबर था। उसके बाद एकदम बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते 2,000 पहुंचा, 2,000 को भी क्रॉस करके 4,000 हो गया। जी, तो अगर यही रहा, इसका मतलब ये कहूंगा कि पहले जो लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, आज वो सिम्प्टोमेटिक, जब उनका दोबारा टेस्ट किया गया वो सिम्प्टोमेटिक निकल आए। यानी पेशेंट तो पहले ही पड़े हुए थे हमारे पास, तो उस टेस्ट की वजह से नहीं आए। तो हमको अगर कोरोना को हराना है, देश को बचाना है, तो हमको टेस्टिंग के ऊपर बहुत ही सख्ती से काम करना पड़ेगा। चाहे हमको कहीं से भी टेस्ट मंगाने पड़े, रैंडम उसको टेस्ट किए जाए ताकि कम्युनिटी इन्फेक्शन ना फैलने पाए। जी सर, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। सर, जीपी श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा सवाल है कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि मजदूरों को उनके घर वापस भेज दिया जाए। अब जो छोटी फैक्ट्रीज हैं, MSMEs हैं, वो सब खुल रही हैं, मजदूर को डर है कि उसकी नौकरी ना चले जाए। तो इसमें जब मजदूर अपने घर वापस चला जाएगा तो MSME में काम कौन करेगा? सर देखिए, आपका प्रश्न अपने आप में जवाब है कि मजदूर डर रहा है कि उसकी जॉब न चली जाए। अगर उस बात को हम देखें तो वो तो वहीं पर रहना पसंद करेगा। लेकिन आप ये समझिए कि हमने, आप पता नहीं, धारवी वगैरह में हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, हमने उनसे बात किया जी। उनका कहना है कि साहब, एक छोटे से समय में 6 से 8 लोग रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वहाँ कोई संभावना जो ही नहीं लगती है। करना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हर वर्कर, उसकी जॉब रहे या न रहे,
वो भावना के साथ जो बोले, लेकिन सबसे पहले अपनी जान बचाना चाहता है और इसीलिए वो वहां से भाग के अपने गांव जाना चाह रहा है, जबकि सरकार चाहती कि जो जहां है वो वहीं रुके, क्योंकि वो आसान होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए वापस होती, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि अगर वो वहां पर रहता है तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो दूसरी फैसिलिटीज है कहाँ से मिलेंगी, वो नहीं मिल पाएंगी। तीसरी बात क्या है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है अभी रेड जोन में तो शुरू नहीं हो रही है, जिसकी ज्यादा चर्चा की जा रही है वो रेड जोन एरियाज हैं, और ग्रीन एरियाज में तो एक्टिविटी शुरू हो गई है। फिर भी मैं इस बात को क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर राव से काफी स्टडी करता हूँ कि अभी लोग काम पर जाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाया और अगर इसका कोरोना का बैक फ्लैश होता है या नंबर बढ़ना शुरू होता है तो इसमें इतनी ज्यादा एक निराशाजनक स्थिति आ सकती है जिसको संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की और दूसरी मूलभूत सुविधाएं दी जा सकती हैं, वहाँ आप शायद वर्कर को परसुएट करके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इम्प्लॉयर्स से उनसे बात करके उनको शायद रोक सकते हैं थोड़े लोगों को। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो रोज कमाने खाने वाले ग्रुप है, जिनसे हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वो लोग जो है वो घर जाना उनकी मजबूरी है, वो उनकी चॉइस नहीं है। और मजबूरी इसलिए है कि यहाँ पर काम तो मिल नहीं रहा है, अभी वो उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि उनको तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए 40 दिन हो चुके हैं, 42 दिन। अब अगर आप कोई ये सर्वे हमारे पास नहीं हो पाया है कितने लोगों को कितना पैसा मिल सका है। अब जब पेंशन चोरी की बात की जा रही है कि लोगों को पैसा दिया जाए, हमारे यहाँ अभी भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह से बैंक से जुड़े हैं, ये निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं। आप इवन इंडिया में आप देखिए जनधन योजना के अंदर लोगों के अकाउंट में सेकंड से, मैं अभी आज ही यूपी गवर्नमेंट का देख रहा था, उन्होंने 500 रुपए की दूसरी किस्त लोगों के अकाउंट में जमा किया है। वो थोड़ा बहुत पैसा वो दे रहे हैं जो दे सकते हैं, लेकिन आपका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो ये है कि एक तरफ कामगार वहां से भागना चाहता है, तो क्यों भागना चाह रहा है आप समझिए, उसकी मजबूरी है। अगर आप मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप धारावी को ही ले लीजिए, आप वहाँ पर इतनी बड़ी बस्ती है, क्या वहाँ के लोगों को कहीं हम मूव करके बाहर ले आ करके उनका कहीं रिहेबिलिटेशन या कोई और सोशल सिक्योरिटी उनको दे पा रहे हैं? शायद नहीं। तो उनमें इस चीज का खौफ है कि अगर यहाँ कुछ होगा तो हमें क्या होगा। और दूसरी तरफ हम आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। देखिए अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम रिवाइव करना चाहेंगे, हम चलिए MSME की बात करते हैं, वहाँ पर हमें जो स्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए वो तो आपको रखना ही पड़ेगा, वरना आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं। जी सर, आप हमारे साथ बने रहिए। मुकेश मोहन जी, मेरा सवाल आपसे है कि अभिजीत बनर्जी ने ये कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनको सीख लेनी चाहिए, उन्होंने 10% दे दिया है, यहाँ पे 1% GDP का सरकार ने दिया है। तो सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहले भी यही कह रहे थे कि लोगों की जान पहले है, अर्थव्यवस्था बाद में है। नहीं, बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही एक तरीका है। हमने देखा अमेरिका में, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं कि वहां पर ये हो रहा है वो हो रहा है, हमने देखा अमेरिका का और अगर इंडिया का कंपैरिजन करें, अमेरिका का कहते थे साहब वो तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के लोग बहुत समझदार है, हमारे यहाँ सरकार पढ़े लिखे नहीं है। अगर आंकड़ा देखें जो अमेरिका का है और जो भारत का है उसमें जमीन आसमान जी। तो जो मैं समझता हूँ कि लेकिन वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, कहीं से ऐसा दिशा जी नहीं लग रहा है कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है इसमें। और ये जो स्थिति है ये बहुत खतरनाक है। देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है, वो ये कहा था कि भाई इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। आगे कैरेक्टर की बात है, पर अगर हम यहाँ दूर तक उठ जाए तो ये तो पुराने जमाने से बात चल रही है कि भाई अगर धन दौलत एक बार चली भी जाए तो कोई बात नहीं है, दोबारा हम उसको कमा लेंगे, लेकिन अगर हेल्थ एक बार चली गई तो उसको कमाना बहुत मुश्किल है। देखिए जहां तक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अभी ऐसे समय में ये समझ होगा कि इंडस्ट्री चलाना कितना आसान और कितना मुश्किल है। तो लेबर की हम बात करते हैं, जब तक मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्ट नहीं खुल जाता तब तक हमारा ये फैक्ट्री चलाना एक बेमानी है। ये जो लेबर है इनके पास अपनी गाड़ियां तो है नहीं,
ये तो अपने जो आते हैं मेट्रो से आएंगे या बस से आएंगे या लोकल रिक्शा है उससे आएंगे जी। जब तक वो नहीं चलेंगे हम ये सोचे कि हम रख लेंगे, वहां पर हम इनको खाने का अरेंजमेंट कर देंगे, वहां हम इनका रहने सोने का अरेंजमेंट कर देंगे। मैं समझता हूँ कि ये शायद एमएसएमई नहीं कर पाएगी और उसका रीजन ये है कि देखिए जो एमएसएमई है जो एरिया होता है जो इनकी इंडस्ट्री का और जो अथॉरिटीज है जिसकी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है वो भी जब करती है तो जो प्लॉट साइज होता है वो 100-150 स्क्वायर मीटर से लेके 1000-2000 स्क्वायर मीटर तक के होते हैं। आप देखेंगे किसी भी फैक्ट्री में जो साइड बाय छुट्टी होती है जो कंपलसरी होती है, हम देखते हैं कि अधिकतर लोगों ने उनका या तो मशीन या रॉ मटेरियल वो टेम्परेरी शेड डालकर वहां पर रखते हैं। वहां पर लेबर के चलने की जगह नहीं होती। वहां पर अगर हम सोचे कि वहां हम हलवाई बैठा देंगे, उनका खाने का अरेंजमेंट कर देंगे, वहां पर इसके टॉयलेट्स हो जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ये चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। जिस दिन हमने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर खोल दिया तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी जो फिगर है ये अमेरिका या इटली पहुंचने में शायद ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरा हमेशा और अभी तो बिल्कुल ये मानना है कि अभी हमें इकोनॉमी की उतनी चिंता करने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है हम बना भी लेंगे लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जब तक बाजार नहीं खुलेगा, जब तक वो B2C में नहीं जाएगा सामान बिकने के लिए, तब तक उन चीजों का बनाने से भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। कुछ चीजें मैं जरूर यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार को तुरंत करनी चाहिए कि जैसे एक तो ये लॉकडाउन खुलने के बाद इतने डिस्प्यूट शुरू हो जाएंगे, मैं समझता हूँ कि लिटिगेशन की शायद भरमार हो जाएगी और ये जो छोटे व्यापारी हैं ये उन लिटिगेशन को शायद संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ना इनके पास इतनी मैन पावर होती है, ना इनका लीगल डिपार्टमेंट होता है, ना इनके पास इतना पैसा है, क्योंकि जो ऑर्डर्स है वो कैंसिल होंगे, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में वो झगड़े होंगे, बायर कस्टमर्स में झगड़े होंगे, जो पेमेंट है उनके वो मिलेंगे नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर भारत सरकार इस समय कुछ ऐसा कर दे कि जिस तरह से एनसीएलटी बनाया इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के लिए अलग एक ट्रिब्यूनल बनाए, इसी तरह से एमएसएमई के लीगल झगड़ों के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बना देना चाहिए कि अगर जहां पर फास्ट ट्रैक में उनके जो झगड़े हैं जो लिटिगेशन है वो निपटाए जाए। जहां तक रिजर्व बैंक का सवाल है, मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट मैं सोल्यूशन देना चाहता हूँ कि जितने भी अभी 1 साल का मान के चलिए कि अगर ये जो इंटरेस्ट है हम 2-3-4 महीने 2 महीने हो गए, मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने शायद अभी और ऐसे बीत सकते हैं। उसके बाद जब ये फैक्ट्री खुलेंगी सही तरीके से तो शायद 6 महीने तक वो इस स्थिति में रहेंगी कि वो अपना पूरी तरह से जो इनको है वो नहीं आ पाएगा, अपने पूरे स्पीड में वो नहीं जा पाएंगी, तो वो शायद बैंकों का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं दे पाएंगी। मेरा ये गुजारिश है रिजर्व बैंक से, हम उनसे कर भी रहे हैं, सरकार से भी हम कह रहे हैं कि जो 1 साल का एमएसएमई का इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है उसको आप टर्म लोन की शेप में कन्वर्ट कर दीजिए। अभी 1 साल तक कहिए कि हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन ये विन विन सिचुएशन होगी। ये विन विन सिचुएशन इसकी होगी कि आप 1 साल का इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट अभी हमसे मत लीजिए, ये आप हमें इसका एक फ्रेश टर्म लोन बना दीजिए जिसको WCTL या FITL कहते हैं। इसको हमें आप 3 साल में ले लीजिए, कुछ 6 महीने 1 साल का गेस्टेशन या मॉरिटोरियम पीरियड देके, तो बैंकों को भी कॉन्फिडेंस। जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरा सवाल है प्रदीप गुप्ता जी आपसे है। सर, जीडीपी ग्रोथ में रियल एस्टेट का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन वहां पे उनकी क्या मांग है सरकार से? क्या कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ हो और रियल एस्टेट भी इसमें हाथ अपना हेल्प कर पाए? देखिए दिशा जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें 25 लाख लोगों को रोजगार केवल एनसीआर में मिला हुआ है। आज सबसे पिछड़ा हुआ उद्योग हो रहा है ये, क्योंकि सरकार की पॉलिसियां पहले ऐसी रही, नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, कोई पॉलिसी भी रियल एस्टेट सेक्टर के पक्ष में नहीं रही, सब उसके खिलाफ रही। और सरकार का जो तरीका रहा, जो रवैया रहा, वो सेक्टर में कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा। जैसा मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि सरकार को उस उद्योग पर सबसे ज्यादा पैसा इससे आता है। आप देखिए ना, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं बैठ करके, पेट्रोल से, डीजल से, शराब से और रियल एस्टेट से, 4 सेक्टर हैं, कुल 4 सेक्टर हैं देश के अंदर, सबसे ज्यादा पैसा आता है। अभी हमारे राज साहब शराब की बुराई कर रहे थे, परंतु शराब में व्यवस्था को हम दोष दे सकते हैं कि व्यवस्था सही नहीं थी और जगह। तब पूरे दिन चैनल पे दिखाते रहे आप शराब के बारे में, शराब के खिलाफ में मुझे कहना पड़ रहा है कि, लेकिन ये देखिए ना कितना बड़ा योगदान शराब का है, कितना बड़ा पैसा उससे आता है। इसमें भी कैसे सुधार हो गया? यूरोप के अंदर तो शराब रिटेल स्टोर में मिलती है, हर वहाँ पे तो कोई इस बारे में भेदभाव है ही नहीं। यहाँ पर आपने एकदम अचानक खोली, आप इसको सब स्टोर में देते हैं, आप इसके लाइसेंस जारी करते हैं, स्थायी लाइसेंस जारी करते हैं। मैं इस बात को जरा अलग करके बोल रहा हूँ, लेकिन रियल एस्टेट जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी सरकार को
कम रेट का पैसा देना पड़ेगा। वो सेक्टर पिछड़ रहा है, बहुत बड़ा 250 इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। आप देखिए ना, अगर आपको एमएसएमई को बचाना है, एमएसएमई को तो सबसे बड़ा रोटी कपड़ा मकान का सेक्टर सबसे बड़ा होता है। सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास मकान के माध्यम से आता है, चाहे वो एसटी के माध्यम से आता है, चाहे वो टीडीएस के माध्यम से आता है, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से आता है, किसी माध्यम से आता है। हर चीज की परचेजिंग में पैसा सरकार के पास जो आता है उससे आता है, रोजगार बढ़ता है तो उससे बढ़ता है। तो सरकार को ऐसे मौके पर जब कोरोना वायरस के बाद हमें निकलना है, व्यवस्था मजबूत करनी है, हमें इंफ्रा पर, रियल एस्टेट सेक्टर पर हमें कम रेट का पैसा देना पड़ेगा। हमारी सरकार से बराबर मांग रही कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। अब बहुत आवश्यकता है, सोचने विषय है ये, इंडस्ट्री का दर्जा तुरंत दे देना चाहिए सरकार को कि इसको इंडस्ट्री माना जाए और इसके अंदर सरकार कम रेट का पैसा दे। इस समय ऐसे मौके पर 6 महीने के लिए उनकी जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए सरकार उसको इधर बढ़ाए, सरकार उसके अंदर निवेश करवाए इंडस्ट्री की तरह, तभी वो सेक्टर बच पाएगा। नहीं तो आप देखिए ना, कोरोना वायरस के बाद में मकान नहीं बन पाएंगे। जी सर, आपने भेज दिए। जी सर, बिल्कुल सर। मैं आपके पास लौटूंगी। मेरा सवाल अजय कौल जी आपसे है। सर, लॉकडाउन इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोगों की जान बचाना भी जरूरी है और अर्थव्यवस्था ही बचाना जरूरी है। दोनों में बैलेंस कैसे हो पाएगा? नहीं, वही तो एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि जैसे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जान है तो जहान है। तो जहां इनफैक्ट मेरा ये क्वेश्चन भी है कि अगर जान बचाना प्रायोरिटी है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एक एसेंशियल है, मार्केट्स बंद है लेकिन शराब की दुकानें खुली है, तो शराब की दुकानें खुली है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे मेंटेन करेंगे? और जो शराब पी के फिर बाकी काम करेंगे तो उनका सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी? तो जान कैसे बचेगी? तो यहाँ पे डाइकोटमी नहीं है। एक मार्केट्स पूरे बंद है, मार्केट्स आर नॉट अलाउड, लेकिन शराब की दुकानें अलाउड है। अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है तो मार्केट्स खोल लीजिए, वो भी आपको कलेक्शन करके आपको जीएसटी दे देंगे सरकार को, वो भी तो रेवेन्यू दे देंगे। मे बी एक्सपर्ट्स बता सकते हैं इसका जवाब। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप अजय जी, बिल्कुल, कि अगर सरकार को इतनी ही चिंता है कि भाई अभी मुझे रेवेन्यू इकट्ठा करना है और वो किस कॉस्ट पर लेना है, वो इस कॉस्ट पर लेना है कि लोग मरते हैं तो मर जाए, हमारे पास रेवेन्यू आना चाहिए। अगर ये सरकार की मंशा है तो फिर तो सारा खोल दो ना, फिर तो सारा खोल दें। हाँ बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खाली शराब ही क्यों खोल रहे हैं? फिर तो और बहुत सारी, ये तो एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं है शराब, तो बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज है जहाँ पर लोगों को दिक्कत हो रही होगी में, तो पहले उनको खोल दीजिएगा सबको। बाकी और चीजें, अगर शराब जैसी लग्जरी चीजें आप खोलना चाहते हैं, ऐसी चीज जिनसे जो मजदूर हैं उनके पास, बेचारों के पास जो अपनी कुछ सेविंग होगी उसको भी वो फूक आएंगे। अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो फिर तो सब चीजों को खोल दीजिए, जो मरते हैं मर जाएंगे। तो फिर कोई ज्यादा जान जहान की चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में जी। फिर भी मेरा अभी भी मानना यही है कि पहले हमें अपनी जान बचानी चाहिए। इकोनॉमी के लिए हमने पास में ऐसे बहुत इंस्टेंसेस देखे, इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन इकोनॉमी का ऐसा लगता था कई बार कि अब बिल्कुल खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं बचेगा। कभी शेयर मार्केट खत्म हो जाता था, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती थी, वर्ल्ड वार हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतनी तेजी से बढ़े और मुझे उम्मीद है कि आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो अभी पहले अपने को बचा ले सही तरह से, क्योंकि अगर हम इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे अभी, ना तो इकोनॉमी को देख पाएंगे और ना अपनी जान बचा पाएंगे। दोनों चीजों में से अभी कुछ भी नहीं हो पाएगी अगर अभी इकोनॉमी के पीछे भागते हैं। श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब आप जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसी प्रोजेक्ट के लिए करते हैं तो आप उसमें किसी आदमी की जिंदगी की कितनी ताकत लगाएंगे, वो तो अमूल्य है। तो आपने जो सवाल पूछा कि इन दोनों में बैलेंस कैसे किया जाए, मेरा अपना विचार है, बड़ा स्पष्ट रूप से मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आपको जान बचानी है और जान बचाने के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी रिवाइव करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग से कोई कंप्रोमाइज नहीं करें। ठीक है, लोगों ने बहुत बात किया शराब की दुकान का, मैंने भी शुरुआत की थी इसी से। अगर आपको इकोनॉमी के लिए पैसा चाहिए तो बहुत से मेजर्स हैं जिसको आप ले सकते हैं। एक तरफ तो आप मुफ्त पैसा बांटने की बात कर रहे हैं, 10,000 जो बनर्जी साहब के मॉडल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास पैसा नहीं है तब आप बोल रहे हैं हमको शराब बेचनी है। आप शराब अगर बेचते हैं तो वो इट कैन बी वन ऑफ द डिसीजन, लेकिन मेरा उसके ऊपर यही है कि अगर करना है तो पहले आप मशीनरी को ये सोशल डिस्टेंसिंग को एश्योर करने के लिए क्या आपकी मशीनरी तैयार है, जहां जहां जिस तरह तैयार है वहां और उतना ही आप खोलिए ताकि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं जाए। दूसरी बात यह है इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमें चलानी ही है,
अब उसको हम कैसे चलाएं, उस तरह चलाएं जहां पर हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर सकें, गवर्नमेंट के दिए हुए निर्देशों का पालन कर सकें, और हमें थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए। ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए जो हम बाद में उसको रिट्रीव न कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप उन सेक्टर्स के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए जहां पर ग्रेजुअली इकोनॉमी रोल अप करना शुरू करे, और एक बार मोमेंटम गेन करेगा तो उससे सिचुएशन आगे बढ़ेगी। जी सर, वक्त की कमी के साथ सर मुझे आखिरी कमेंट यहाँ प्रदीप गुप्ता जी आपसे लेना है। सर, जान है तो जहान है, लेकिन क्यों अर्थव्यवस्था को ज्यादा देखा जा रहा है और क्यों दुकानें खुल रही है, लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है? देखिए दिशा जी, सबसे बड़ी बात है जहान है तो जहान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, बड़ी बड़ी कंट्री मान रही है कि कोरोना वायरस के साथ में कुछ समय आपको निकालना पड़ेगा। तो उसी बात में कहना चाहता हूँ, मैं किसी बात की आलोचना में नहीं हूँ, मैं भी शराब के खिलाफ हूँ भी और नहीं भी हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रख के खोलिए। आप शराब को अलग से मत मानिए कि शराब से बिगड़ेगा आदमी, आपको पैसा भी चाहिए, आपको एक बहुत बड़ा उसका योगदान भी है, तो आपकी व्यवस्था सही करिए। आप जो भी आप काम खोलेंगे, जो भी दुकानें खोलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मानकता तय करिए, मानक दायरों में तय करके आप काम खोलिए। काम तो आपको खोलने पड़ेंगे। जी, दुकानें खोलनी पड़ेंगी सर, ठीक है। मुकेश मोहन जी, आपसे मेरा सवाल है, दुकानें खोलनी पड़ेंगी पर क्यों सिर्फ शराब की दुकानें खोली जा रही है, क्यों कोई और दुकानें नहीं खोली जा रही? विषय ये सवाल आप मुझसे न करके अगर सरकार पे करें तो ज्यादा अच्छा है कि भाई क्यों खोल रहे हो, लेकिन जी ऐसा नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम जो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये शराब की दुकान जहाँ सबसे ज्यादा, और वहाँ उन्होंने अगर 70% बढ़ा दिया प्राइस तब भी किसी को दिक्कत नहीं है, और किसी चीज में अगर प्राइस बढ़ाकर या कोई टैक्स बढ़ा देंगे तो सबको दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे जी, लेकिन जैसे प्रदीप जी ने कहा तो सोशल डिस्टेंसिंग, सर मैं ऐसे समझता हूँ कि भारत जैसे देश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत मुश्किल है। आपके टीवी स्क्रीन पर ही हम देख रहे हैं कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग जो है कैसे किस तरह से मेंटेन हो रही है। जी सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अजय कौल जी, मेरा लास्ट कमेंट आपसे है। सर, जान है जहान है, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, दुकानें खुल रही है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या जरूरी है? अर्थव्यवस्था ज्यादा जरूरी है या फिर लोगों की जान ज्यादा जरूरी है? नहीं, इसमें तो बैलेंस है। इसमें इकोनॉमी को मे बी यू कैन गिव सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट इज लाइफ को प्रायोरिटी देना है जी, बट देन यू हैव टू हैव अ बैलेंस कि हाउ टू, मतलब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउ करनी चाहिए था उन एरियाज में पर्टिकुलरली जहाँ पे आपका रेवेन्यू भी आ जाए और मे बी वहाँ पे यू कैन एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग इन अ वे। तो मे बी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, सम यूनिट्स वगैरह में बहुत सारे, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दे कुड स्टार्ट जहाँ पे सोशल डिस्टेंस यू कैन मेंटेन, तो उससे रेवेन्यू भी आ जाएगा, आपको मे बी एक्टिविटी भी हो जाएगी, रोजगार भी मिल जाएगा लोगों का। मेरे हिसाब से ये आया था। जी सर, जी, तो ये चैलेंज तो गवर्नमेंट के लिए है ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना को लेकर देश में आर्थिक संकट तो गहराता जा ही रहा है, साथ में साथ जान भी बचानी है। तो सरकार को अब देखना होगा कैसे इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है और बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।